हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम द जोग्राफिकली सेटिंग एंड प्री हिस्टोरिक्स कल्चर्स ऑफ इंडिया यानी भारत का भौगोलिक परिवेश और जो है प्रो ऐतिहासिक सभ्यताओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये जो टॉपिक होगा कई मानने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इवन कि इंट्रेंस टेस्ट देने वाले बच्चों के लिए भी बहुत काफ़ी मान्य रहेगा। ये यूपीएससी एग्जाम के लिए रामबाण की तरह होगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें जो होगी उसके रिगार्डिंग रहेगी। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट ये रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टॉपिक हेयर द हिमालय। The Himalaya is a part of the geographical setting and the prehistoric culture of India. There is a most important topic, the Himalaya. The Himalaya are the world's largest and the highest mountain range, and these are the approximately 2,400 kilometers long. And their map show this range has been not be only a checked inventions but has also protected us from to the cold winds coming from the north. They also stop the monsoon wind from to the sea, which result in the rainfall in the northern plains. However, there are some mountain pass which through the difficult. Here show the most important map here of physical feature of India, but here show the Himalaya. Himalaya is the most important for the geographical reason, and here a geographically setting and the prehistorical culture and found on their Himalaya side, their northern plan, and there is the most important here. They are provide us to the determine to the inventors, traders, missionaries, and this has a help in their developing culture contact with the Central Asia, China and Tibet and ancient times. There is the most important for the Himalaya. There is the contact with the Central Asia, China and Tibet and the ancient time. In the northern western direction of the broken Himalaya is range content the major routes linking the Indian plan with the Iran and Iran and Central Asia through the Afghanistan. There is a most important data plan with the Iran, Central Asia through the Afghanistan, and this pass through the Golmals is the Balkonos and the Khyber passes. The Greeks, Sakas and Kushan and Hunas and the other four gun travel reached the India following these routes. And likewise is a Buddhist and other Indian element were carried out of Afghanistan and Central Asia through this mountain pass. There is a most important here. दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया हिमालय क्षेत्र। देखिए, हिमालय क्षेत्र के बारे में जानना बहुत ही रोचक रहेगा और इसकी विशेषताओं को जान के और भी आप रोमांचित हो जाओगे, क्योंकि हिमालय आपको पता है कि हिमालय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है, क्योंकि बहुत से जो चाहे आक्रमणकारी हो, चाहे बहुत से जो यात्री थे असेंट टाइम में जो थे इसी क्षेत्रों का उपयोग किए। और कहते हैं हिमालय जो है हमारे बहुत तरह से जो है फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बहुत सारे हवाओं को जो है इधर आने से रोकती है, बहुत सी घटनाओं को आने से यहाँ रोकती है। इवन कि ये मौसम को परिवर्तन करने में भी हिमालय का अपना विशेष स्थान रहता है। तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि हिमालय क्षेत्र क्या है। कहते हैं हिमालय पर्वत क्षेत्र जो है विश्व की विशालतम और उच्चतम जो है पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, और यह औसतन जो है 2400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इस श्रृंखला ने न सिर्फ
हमलावरों को आने से रोका है, बल्कि उत्तर की ओर से आने वाले मानसूनी शीतलहर से भी हमारी सुरक्षा करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हमलावरों को भी आने से रोकता है, क्योंकि वहाँ की जो विषम परिस्थिति होती है वो हमलावर सह नहीं पाते हैं। और कहते हैं वहाँ उधर साइड से मानसूनी शीतलहर जो आती है उससे भी हमारे देश को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। यह समुद्र से उठने वाली मानसून हवाओं को भी रोककर उत्तरी मैदान क्षेत्र में वर्षा का कारण बनाती है। यानी उत्तरी मैदान में जो वर्षा होता है वो हिमालय के कारण ही माना जा सकता है। यद्यपि कुछ ऐसे पर्वतीय दरारें हैं जिनसे गुजर कर हमलावर जो है व्यापारी और जो है धर्म प्रचारक यहाँ पहुंचे। यद्यपि यह जटिल क्षेत्र है। इन्होंने प्राचीन काल में मध्य एशिया, चीन और तिब्बत जैसे देशों से जो है सांस्कृतिक संबंध विकसित करने में सहायता भी किया है। तो कहते हैं हिमालय का अपना एक विशेष स्थान है और उसका स्थान जो है कोई ले नहीं सकता। इनके बारे में जो है जानना और भी अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो यहाँ उत्तर पश्चिम दिशा में जो है विभाजित हिमालय श्रृंखलाओं में भारतीय मैदान क्षेत्रों का जो है अफगानिस्तान के जरिए ईरान और मध्य एशिया को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग शामिल है। इनमें जो है गोमल, बोलेंस एंड खैबर्स पास शामिल है और ग्रीक, शक और कुषाण, हून और अन्य विदेशी जनजातियों ने इन्हीं मार्गों के जरिए भारत में प्रवेश किया था। और इसी प्रकार बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय विशेषताएं इन्हीं पर्वतीय मार्ग के जरिए जो है अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचती है। तो आप समझ सकते हो, चाहे ग्रीक हो, शक हो, कुषाण हो, हून हो, चाहे अन्य विदेशी जनजाति हो, इसी मार्ग का उपयोग किया और भारत का जो है शोषण भी किया, लेकिन बहुत से कुछ जो थे सुधार भी किया। तो देखा जाए तो हिमालय का अपना एक विशेष स्थान है और ये जानना आपके लिए और भी रोचक रहेगा इसकी मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं मैदानी क्षेत्र के बारे में क्या हमारे समक्ष जो है विशेषता है। तो चलिए उत्तर भारत के हम नदियों, तटीय मैदानों के क्षेत्र के विषय में चर्चा करें। So our next topic is the urbanized is the plan of northern India. There is a most important point. There is no show here on screen the point, but there is a plan of the northern India. There is a most important here. The Himalaya also provide to India with the three river system dominated by the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. There is three rivers is the most important here, and this river is made their respective region fertility and attracted both settled and the revenders. There is the most important here. The Indo-Plan is include of regional of Punjab, Sindh and irrigated by their tributaries of the rivers Indus, and they form a base fertilizer plan which has made for the region and bread basket of the subcontinent. It is called a so because there is a reason is very important for a wheat cultivation. The statics is the location and the richness of the Punjab region has attracted to the foreground. There is a more important attracted by the foreigners and invited to the sign ascent past. The Sindh region is include their global Indo Valley and the Delta. It is the Indo plan which is the witnessed the development of on the urbanization culture is called Harappan culture for the first time in the subcontinent. See the lesson 3. There is a next lesson over. The Gangotri is a basin receives a more rainfall and the more humid than the Indo-regional. There is a Gangotri is a plant is divided into three sub-regions: upper, middle, and the lower. There is an upper plan of the rivers. The Ganges is a constitute. There is a western and southern part of the Uttar Pradesh. This region has seen active culture developments in the ascent period, and this was the inhabited by there is a Aryan in the later Vedic period, and during which there is a prestige agriculture. Their middle is a Gangetris plant and which is the more fertilized and there is more rainfall include to the eastern Uttar Pradesh and Bihar. It is a region where the Mahajanpad authority state like Koshal, Kasi and Magad were established in the 6th century BC. There are two main religions of India, Jainism and Buddhism, also took their birth here. There is the most important here is a Mahajanpad, is a like Koshal, Kasi, Magad. There is the Mahajanpad. There is 60th century BC. The lower is a Gangotri is a plan. It constitutes the Bengal region. There are northern part of irrigated by the Brahmaputra
Their high rains in the regions created dense forest and the marshes land, which have made it difficult for the development of settlement in the beginning. But it is a coastal area is served in an important channel of the communication with other regions of their is a subcontinent and also with their southeast is Asia countries. Tamaulipas and the Tamluk was on the important seaport of the these regions, which is a play a significant role in commercially activities. The eastern India is normally referred to the coastal plain formed by the river is a Mahanandi on the other stem. The fertility is a coastal is a plan of their regions help in their development of agriculture society and culture, and this come into contact with the Gangotri's culture from the time of the Nalanda and Mauryas is a 4th century BC. Around AD is a 1000 Orissa began to develop here a distinct linguistics and culture identity. That is the most important. The Western India referred to the regions of the modern state of Rajasthan and Gujarat. It is known for there now there is a black soil. There is the most important here. It is known as from to the black soil, which is the good for the cotton cultivations. There is the most important for the cultivation of the cotton. There is a black soil. The third desert of the Rajasthan is surrounding by the semi-arid regions was not of fertility as the Gangatric plant. As a result, this region was not much favorable for the cultivations. However, later in the 8th century AD, with the growth of the irrigation and mechanism in their form of the Persian and the Bees Rehat, many a settlement is emerged here. Rajasthan is also the home of the Rajput clan. In the Gujarat, the fertilized is the plan of the river is a Sabarmati is a Mahi and the Narmada and the Tapati as a broad is a purposely. There is a very long coastal lines to help to the Gujarat to develop is a contract with the other countries through it is a port. The most important seaport of these regions has been to the Brikus, Kacha and the Brahus Broch. There is the most important here. यहाँ पर जो हम हिमालय के विषय में चर्चा कर रहे हैं उसमें हम उत्तर भारत की नदी तटीय और मैदान क्षेत्र के विषय में अगर चर्चा ना करें तो यह अधूरी बात मानी जाएगी, क्योंकि उत्तर भारत का नदी तटीय मैदान किस प्रकार है तो ये हिमालय क्षेत्र के रीजन्स में ही आते हैं। हिमालय क्षेत्र के भारत की सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से जो है प्रभावित 3 नदियाँ तंत्र उपलब्ध कराए हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है हिमालय क्षेत्र से ही जो है उपलब्ध हुई है, और इन नदियों ने अपने अपने क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के साथ साथ यहाँ के स्थायी निवासियों और हमलावरों को भी काफ़ी आकर्षित किया है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह से जो थी कंडीशन लोगों के रहने के लिए और उनके सुविधाओं के लिए फेवरेबल थी। इसलिए हर जो है हमलावर यहाँ पर ज़रूर अपना जो है प्रभाव डालने की कोशिश किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जो सभी हमलावरों को यहाँ आकर्षित किया था। कहते सिंधु नदी के मैदान में क्षेत्रों में पंजाब और जो है सिंध सम्मिलित है। यानी देखा जाए तो सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र में पंजाब और सिंध सम्मिलित है, और सिंध नदी की सहयोगी नदियों की सिंचाई ने इस भू क्षेत्र को एक विस्तृत उपजाऊ मैदान बना दिया है, जिसके कारण यह क्षेत्र इस उपमहाद्वीप का खाद्य केंद्र भी बन गया है। और इस कथन का यह कारण है क्योंकि यह क्षेत्र गेहूं की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं पंजाब की सामरिक स्थिति और समृद्धि ने प्राचीन काल से ही विदेशी हमलावरों को काफ़ी आकर्षण किया है। सिंध नदी क्षेत्र में निचली जो है सिंधु घाटी और डेल्टा शामिल है। आपको पता ही होगा कि बहुत से हमलावर ने जो है हिमालय के क्षेत्रों का ही उपयोग किया, और कारण यही था कि यहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी और यहाँ पर जो समृद्ध थी लोग थे उसके देख के वो लोग काफ़ी आकर्षित होते थे और अपना जीवन यापन भी वो इसी क्षेत्र में करना चाहते थे। सिंध क्षेत्र में निचली सिंधु घाटी और डेल्टा शामिल है। सिंधु नदी के मैदान में ही इस उपमहाद्वीप में पहली बार हड़प्पा जो है संस्कृति की शहरी सभ्यता के विकास की झांकी देखने को मिलता है, जिसके विषय में जो है हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो अगला चैप्टर भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का रहेगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें भी हम विस्तार पूर्वक सभी बातों पे चर्चा करेंगे, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना। देखा जाए तो गंगा घाटी में सिंधु क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा होती है और यह क्षेत्र अधिक नमी वाला है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों के 3 उप क्षेत्रों में बांट दिया गया है, और ये है ऊपरी, मध्य और निम्न। गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं।
कहते हैं प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में जो है सांस्कृतिक विकास दिखाई देता है और उत्तर वैदिक युग में यह आर्य का निवास स्थान बन गया था और यहाँ रहकर उन्होंने खेती बाड़ी हर तरह के जो है कार्य करने में सक्षम पाए थे। कहते हैं मध्य गंगा की मैदान क्षेत्र अधिक उपजाऊ है, उसमें जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। यह वह क्षेत्र है जहाँ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौशल, काशी और मगध जैसे महाजनपद ने अपना जो है क्षेत्र स्थापित किए थे। आपको पता ही होगा कि इस क्षेत्र में कौशल, काशी और मगध जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है राजाओं ने यहाँ पर राज किया था और भारत के 2 प्रमुख धर्म जैसे जैन और बौद्ध धर्म का भी जन्म इन्हीं क्षेत्रों में ही हुआ था। तो ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं धर्म के रिगार्डिंग भी और उपजाऊ क्षेत्र के अनुसार भी। गंगा के निचले मैदान क्षेत्रों में बंगाल क्षेत्र शामिल है और इसका उत्तरी क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचित क्षेत्र है। कहते हैं भारी वर्षा से यहाँ घने जंगल और दलदलीय भू विकसित हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है शुरू में यहाँ आवास विकसित करने में काफ़ी कठिनाई पैदा हुई थी, क्योंकि आपको पता है हिमालय के क्षेत्र है तो हिमालय के क्षेत्र में रहना संभव नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंड अधिक पड़ती है और सारे साल रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जनजीवन को जो है सेटलमेंट करना बहुत बड़ी कठिनाई थी, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने अपना जीवन यापन करने की हर तरह से संभवतः कोशिश किया है और यहाँ पर वो लोग रह भी रहे हैं। लेकिन इसके तटीय क्षेत्र इस उपमहाद्वीपों के अन्य क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच भी परस्पर संचार के महत्वपूर्ण मार्ग साबित हुए हैं। कहते हैं तम्र जो है लिपित अथवा तमलुक इस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसने व्यापारिक गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए बंदरगाह का मतलब यही होता है जहां पर जो है सारे व्यापारी उतरते हैं और वहां से व्यापार शुरू करते हैं। देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो था कलकत्ता का जो समुद्र किनारा था वो बंदरगाह था, जहां से वो लोग जो सुचारू रूप से अपना कार्य संपलित करते थे। तो ये बंदरगाह बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर व्यापारी जो होते हैं अपना व्यापारिक गतिविधियों का जो है चरम सीमा पर पहुँचाते हैं। पूर्वी भारत को जो है महानदी और इसकी अन्य धाराओं द्वारा विकसित तटीय मैदानों के रूप में पहचाना जाता है और इस क्षेत्र के उपजाऊ तटीय क्षेत्र जो है काफ़ी कृषि, समाज और जो है संस्कृति विकास में बहुत काफ़ी योगदान दिया है। अगर देखा जाए तो नंद और मौर्य राजवंशों के काल में भी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यह गंगा सभ्यता के संपर्क में आया था। देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व पश्चात जो है आसपास उड़ीसा की अपनी भाषी और संस्कृति पहचान विकसित होने शुरू हो गए। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है कि नंद और मौर्य राजवंशों के कालों में जो है गंगा सभ्यता के संपर्क में आया और 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास उड़ीसा की अपनी भाषी और संस्कृति पहचान विकसित करने में ये सफल भी हो गए। कहते हैं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात के आधुनिक प्रदेश सम्मिलित हैं। यानी पश्चिमी अगर देखा जाए भारतीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। यह अपनी काली मिट्टी की वजह से विशेष पहचान रखता है, यानी काली मिट्टी इन क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। ये एक बात याद रखना दोस्तों कि काली मिट्टी में कपास की खेती जो होती है बहुत अच्छी होती है। अल्पशुष्क क्षेत्रों में घिरा राजस्थान का जो है थार मरुस्थल गंगा की मैदानी क्षेत्र की तरह उपजाऊ नहीं था, इसलिए इस क्षेत्र को जो है कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं समझा गया। यद्यपि बाद में 18वीं शताब्दी में जो रहट तंत्र यांत्रिक की सिंचाई के विकास के बाद यहाँ अनेक प्रकार की आबादी का निवास शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने जो 8वीं शताब्दी में जो है राहट द्वारा जो है उन्होंने सिंचाई करना सीख लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत से निवासी जो है बस गए, बहुत से लोग आके यहाँ बस गए। गुजरात में साबरमती, माई, नर्मदा और ताप्ती नदी के उपजाऊ मैदान के कारण यहाँ बहुत ही समृद्धि आई है। गुजरात के अधिक लंबे तटीय क्षेत्र में भी अपनी बंदरगाहों के जरिए अन्य देशों में संबंधित विकसित करने में भारी सहयोग भी दिया है और इस क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समुद्री तटीय बंदरगाह रहे हैं। कहते भावु कक्ष और दमदुल भरोच इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। The most important topic arrive here, Peninsular India. There is a most important topic. Peninsular India is include the Deccan Plateaus and the coastal plain of the South India. There is a most important. Here to show the map. The plateaus is situated to the south of the Vindhya Mountains. It is divided into 3 major regions, and which are largely is corresponding to the northern state of Maharashtra and Andhra Pradesh and the Karnataka. The northern Deccan Plateau is comprised of the part of their Maharashtra
a number of the Catholic cities inhabited by the people using to the copper and stone tools has been found in this region. Karnataka include the southern west Deccan, and this region with the availability of the water and other resources has been to the more suitable for a human settlement. Then the northern part, there is a resource is the best for its rise of cultivation has been to known as the rise of wall of South India. It has been to there is born of contentions and between the different kingdoms. These regions were to the inhabited by the right from to the prehistoric time. There is the most important here prehistoric times. And the plateau regions also has a hilly terrains in the western and the eastern Ghat. There is a western Ghat rises sharply close to the western coastal and taperings is eastward into the plateau. They are cut by a series of the passes at Jannar, Kanharis and Keralis, and this is a serval and trade is a routes is a connected their ports along their best coast. At the southern end of the western Ghat is the Palaghat Pass, which is a link to the best coastal to the Kaveri, and valley is a play an important role in their Indo-Roman trade in the ascent period. And the eastern Ghat is emerged to the more gradually into the plateaus and the coastal plain. The coastal plain is a constitute the state of Tamil Nadu in the state at Kerala on the west. In that Tamil Nadu is a river water seasonal. As a result, the people of the regions has to depending more on the tank erosion than the earlier time. However, is a Kaveri Delta has been to the major reasons of human attraction. It's a provided to opportunity for the cultivation of rice and witness to the flourishing of is a Sangams culture in the earlier historical period. And the ports such as the Arik Commandus and the Kaveri Patulum gave the impetus of the Indo-Roman trade in the earlier century of Christian's era. The Christian's era, the Tamil version involved districts is a linguistics and cultural identity of it is a oven. यदि हम यहाँ पर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है प्रायद्वीपीय भारत के रिगार्डिंग यानी पेनिसुलर ऑफ इंडिया। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के समुद्रीय मैदानी क्षेत्र शामिल है। ठीक है, इसको चित्र में भी आप मानचित्र में भी देख सकते हो। यह पठार जो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में स्थित है और इसे 3 मुख्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगर आपको पेनिसुलर का क्वेश्चन आ जाता है कि पेनिसुलर क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत से आप क्या समझते हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, तो ये बहुत काफ़ी सुंदर आंसर है जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जो है दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के समुद्री तटीय मैदान क्षेत्र सम्मिलित होते हैं इसमें, और यह पठार जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में स्थित है और 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित भी इसको किया जाता है जिसमें अधिकतर जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आधुनिक प्रदेश आते हैं। कहते तांबे और पत्थर के औजारों का जो उपयोग करने वाले लोगों का जो है ताम्र पाषाण युगीन स्थल ज़्यादातर यहीं पर पाए गए हैं, यानी ताम्र पाषाण युगीन के समय में जो हमें मिले हैं औजार उन इन्हीं क्षेत्र में मिले हैं। कर्नाटक में दक्षिण पश्चिमी दक्कन क्षेत्र भी सम्मिलित है और यह जल और अन्य संसाधनों की जो उपलब्धता के लिए अधिक सुविधाजनक रहा है। चावल की खेती के कारण जो है रायचूर द्वाब क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल केंद्र कहा जाता है, यानी बॉल्स ऑफ राइस। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि बॉल्स ऑफ राइस किसे कहते हैं, तो याद रखना कि ये जो होता है यहाँ पर किसको कहते हैं, चावल की खेती के कारण जो है रायचूर द्वाब क्षेत्र को जो है हम यहाँ दक्षिण भारत का चावल केंद्र भी कह सकते हैं। और यह क्षेत्र जो है विभिन्न बंदरगाहों में परंपरा युद्ध का कारण भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र रहा है तो हर समय जो है युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी इसी क्षेत्रों को ही माना जाता है। यह क्षेत्र विभिन्न बंदरगाहों में परंपरा युद्ध का कारण रहा। ऐतिहासिक काल से ही इन क्षेत्रों में लोगों का निवास रहा, यानी काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्षेत्र होने के कारण, यहाँ पर उपजाऊ होने के कारण सभी लोगों का ये क्षेत्र है मनपसंद रहा है। पठार क्षेत्र में भी जो है पश्चिम और पूर्वी घाटों पर
पहाड़ी भूप्रदेश है और यह पहाड़ियाँ पश्चिम तट पर जो है पश्चिमी घाट के नज़दीक से बिल्कुल ही सीधा ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए हैं। पूर्व दिशा में पठार की तरफ ढलान में चली जाती है और जजुनार, कन्हरी और कोरल पर इसमें अनेक मार्ग यानी दरारें श्रेणी स्थित होते हैं और यह मार्ग इस बंदरगाह को जो है पश्चिम समुद्र तट को जोड़ने वाले जो है व्यापारिक मार्ग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। व्यापारिक मार्ग का तो मतलब समझ ही गए होंगे कि इन दरारों का उपयोग जो है आज व्यापारिक क्षेत्र के रूप में किया जाता है, यानी व्यापार करने वाले इसी मार्ग का जो है उपयोग करते हैं। कहते हैं पश्चिमी घाटों के दक्षिण किनारों पालघाट दरारों का है, यानी पश्चिमी घाट के जो है वो पालघाट दरारों के लिए जानी जाती है, जो कि पश्चिम समुद्र तट के जो है कावेरी घाटी से जोड़ती है और इसमें जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत, रोम, इंडो रोम व्यापार में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। पूर्वी घाट धीरे धीरे पठार और समुद्र तटीय मैदान क्षेत्र में ढलते चले जा रहे हैं। समुद्री तट मैदानी क्षेत्र में पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में केरल प्रदेश आते हैं। तमिलनाडु में नदियां मौसमी होती है और जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के लोग तालाबों द्वारा सिंचाई पर अधिक निर्भर रहे हैं, यानी तालाबों द्वारा यहाँ सिंचाई जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। फिर भी कावेरी डेल्टा क्षेत्र जो है मानव के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है और इसमें चावल की खेती के लिए जो है अवसर प्रदान किए हैं और यहीं पर जो है ऐतिहासिक काल की संगम सभ्यता का विकास भी दिखाई दिया है, यानी देखा जाए तो ऐतिहासिक काल के संगम सभ्यता का भी विकास यहीं पे हुआ है और तमिल क्षेत्र में इन्होंने जो है अपनी एक विभिन्न भाषीय संस्कृति पहचान विकसित कर लिया है, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष रहेगा वो है पर्यावरण का प्रभाव। देखिए पर्यावरण प्रभाव भी जो है हिमालय में किस प्रकार की रहती है, तो ये जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण का प्रभाव जो है हिमालय के क्षेत्र में किस प्रकार का रहता है। So our next topic is the most important here, environment impact. There is environmental impact. What is the environment impact here? The Himalaya regions, there is the most important here. The impact of the environment in Himalaya, there is the most important here. The settlement of the people in any region is a very much development on it is an environmental condition. The environment condition is the most important to people. The environment is taken as the surrounding or condition in which the various species, man, animal and plants exist and function. The environment mainly is comprised of the elements such as the climate, landscape, river, species of plant and animals, flora and fauna, etc. Now let us see how the environment has influence in the life of the people and their history, science, ascent, past. A semi-arid region is an advantage to the people for a settlement purpose. For example, the Sindh regions having these types of climate in the sand period or resulted in the flourishing is a Harappa civilization. It has also helped the growth of urban settlement. Similarly, there is a rise of the Patliputra and the importance of Magad in a Bihar can also be explained in the relation to the physical feature and environment. And Patliputra was surrounding by there is a rivers, namely to the Ganga, Son and Ghatak, and which provide to the natural defense as well as internal communication. Moreover, there is a fertilized Indo-Gangotri's plan helped in there is the maintenance of the strong population base. The environmental condition also determine their source potential of regions and their forested is a region can be a rich source of timber. Whereas to the coastal regions is a yard there is sea product. The hilly regions with the rock containing the minerals ores and as a can lead to there is a development of metallurgy and the extractions of metal and their use for a tool and other purpose may be added to their standard of living. For example, Magad was localized in their proximity to the caverns, ores, mines and source of stone and timber in the regions of their the Chota Nagpur is a plateaus. This is a strengthening there is a position of the Magad. The substance is a pattern is also influenced by the environmental condition and the regionals is covered by the river plain have a alluvial soil. The fertility of the soil is a help in the surplus and production.
The types of soil also determine the crop pattern. For example, black soil is good for the growing of cotton. The surplus is the production result exchange activity, which is the development is a trade on large scale. On the area is gifted with the is navigable, is a river has a well developed trade and communication network. Over ancient literature like the Jataks as other texts is a mention is a many reverence route in the ancient India. Similarly, the coastal route is a promote there is a long distance trade with the different countries. The mountain pass are also very important in this context. For example, the Palghat Pass linked it to the east and west coast, and thus there is a help in the growth of Indo-Romans trade in ancient time. And thus we find that is a physical feature and environmental help us to the unfolded historical process of the religions, and the diversity of India is a subcontinent present on the uneven pattern of historical development. The area which is where rich as a become important will those with the less sources is lagged behind. It is important to the observe that the settlement pattern and made of the life depend on the local resource is utilization, which in their turn to dependent on the technological development in that region. There is a most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट पर्यावरण का प्रभाव। देखिए हिमालय क्षेत्र के आसपास जो है पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत काफ़ी रोचक रहेगा कि पर्यावरण का जो है हिमालय क्षेत्र में कैसा प्रभाव रहता है और क्या ये जीवन के लिए पर्याप्त जो है कंडीशन देता है। तो ये सब बातें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। हमने हर बात पे चर्चा यहाँ पर किया है कि उत्तर भारत के नदी तटीय के क्षेत्र मैदान कैसा था, पर्वतीय पठार कैसा था। अगर हम पर्यावरण के प्रभाव नहीं जानेंगे तो ये हमारा टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि पर्यावरण का वहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव रहता है हिमालय क्षेत्रों में। किसी भी क्षेत्र में लोगों के आवास की स्थिति इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान के परिवेश यानी पर्यावरण की स्थिति कैसी है। देखिए कोई भी जीवन पर प्रभाव तो जनरली सी बात है वहाँ के पर्यावरण पर ही पड़ता है और पर्यावरण के कारण जो है इंसानों में पड़ता है। तो कोई भी क्षेत्र में अगर इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा इसका पर्यावरण का प्रभाव 100% पड़ता है। और पर्यावरण हमारे आसपास के परिवेशों की स्थिति और वातावरण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ, मानव, पशु और पेड़ पौधे जीवित रहते हैं और वहाँ पर वो अपना काम भी करते हैं। पर्यावरण मुख्य रूप से किसी स्थान का वातावरण, भूभाग, पेड़ पौधे और पशु यानी वनस्पति और प्राणी जगत आदि के शामिल होते हैं, यानी फ्लोरा एंड फौना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक पर्यावरण ने लोगों के जीवन और इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है। लोग स्थायी आवास के लिए जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए सिंध क्षेत्र जहाँ पर प्राचीन काल में इसी प्रकार के वातावरण रहा है में जो है समृद्ध हड़प्पा सभ्यता विकास भी हुई है और इसने शहरी आवास विकसित करने में भी सहयोग दिया है, यानी इसने शहरी आवास को विकास करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार बिहार में पाटलिपुत्र का विकास और मगध के महत्व को भी वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं और पर्यावरण के जो है मद्देनजर इसके परस्पर संबंधों के अनुरूप परिभाषित किया जा सकता है। पाटलिपुत्र गंगा और सोन और गंडक नदी से जो है घिरा था। जिन्होंने इस स्थान को जो है नैसर्गिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो है आंतरिक संचार की सुविधा को भी उपलब्ध करवाई थी। इसके अतिरिक्त उपजाऊ जो है सिंध गंगा के मैदान क्षेत्र ने भी यहाँ धनी आबादी के विकास बनाए रखने में सहायता किया है। अगर आपको समझ हो इस बात का हो कि इंसान वहाँ निवास करते हैं जहाँ पर उनको हर तरह के जो है पर्यावरण संतुलन मिलता हो, वहाँ पर रहने लायक स्थिति हो, तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र में भी आ जाते हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी उपजाऊ होने के कारण धनी आबादी होना एक स्वाभाविक बात रहती है। पर्यावरणीय परिस्थिति किसी भी क्षेत्र के संभावित संसाधनों को भी निर्धारित करती है। कहते हैं वनांचल क्षेत्र यानी वनांचल क्षेत्र लकड़ी का बड़ा स्रोत हो सकते हैं, तो समुद्री तटीय क्षेत्र जो है समुद्री उत्पादों के स्रोत भी हो सकते हैं। चट्टानों में जो है भरपूर पहाड़ी क्षेत्र जिनमें जो है खनिज अयस्क यानी कच्ची धातु भी सम्मिलित है, धातु विज्ञान के विकास में सहायक हो सकता है। जैसे मगध जो है लोहे की
खानों के नज़दीक और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पत्थरों के स्रोत यानी उद्गम स्थानों और लकड़ी के क्षेत्र के नज़दीक स्थित होते हैं। तो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ पर कच्चे माल जो है आसानी से उपलब्ध हो। इसलिए सबसे अच्छा यहाँ एग्जाम्पल है जो आपके समक्ष था, मगध लोहे की कच्ची खानों के लिए जाना जाता है और छोटा नागपुर जो है पत्थरों के जो स्रोत के रूप में जाना जाता है। उसी तरह जो है सबका अपना अपना एक विशेष स्थान रखता है। इस वजह से जो है मगध की स्थिति बहुत काफ़ी मजबूत हो जाती है। जीवन के रहन सहन और जो है आहार व्यवहार भी पर्यावरणीय परिस्थिति में प्रभावित होते हैं। नदी के मैदानी क्षेत्र में जो कछाड़ वाली मिट्टी बाढ़ से प्रभावित होती है, यानी कछाड़ वाली मिट्टी जो होती है काफ़ी बाढ़ के कारण ये काफ़ी प्रभावित होती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है अधिक पैदावार में सहायक भी होती है। मिट्टी की किस्म किसी स्थान की फसल पद्धति को भी निर्धारित करती है। जैसे काली मिट्टी कपास की खेती करने के लिए अच्छी होती है। कहते बढ़ते उत्पादन के फलस्वरूप वस्तुओं के परस्पर से लेन देन की गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलता है, जिससे बड़े पैमाने पर व्यापार विकसित होता है। जल मार्ग की सुविधाओं से जो है संपन्न नदियां वाले क्षेत्रों में विकसित व्यापार और संचार नेटवर्क देखने में आए हैं। जातक और अन्य उपलब्ध जो है हमारी प्राचीन साहित्यिक पुस्तकों में प्राचीन भारत में अनेक जलमार्गों के होने के उपलब्ध जो उल्लेख मिलती है और इसी प्रकार समुद्र तटीय जो है जलमार्ग विभिन्न समुद्री देशों के व्यापार की प्रगति को बढ़ावा भी देता है। पहाड़ी मार्ग इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो पालघाट द्रावण ने पूर्व और पश्चिम समुद्री तट को आपस में जोड़ा है और प्राचीन काल में भारत रोम व्यापार करने के लिए काफ़ी अनुकूल थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ की पर्यावरण स्थिति ही उसको जो है बनाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र की जो है भौतिक विशेषता और पर्यावरण उस क्षेत्र की ऐतिहासिक प्रक्रिया का जो है खुलासा करने में काफ़ी सहयोग देते हैं। संसाधनों से जो है समृद्ध क्षेत्र महत्वपूर्ण थे, जबकि जहाँ इन संसाधनों की कमी रही वहाँ कम विकास हुआ, यानी जहाँ संसाधन नहीं वहाँ मनुष्य भी नहीं रहना पसंद करते हैं। यह समीक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आवास पद्धति और जीविका का तरीका स्थानीय संसाधन के उपयोग पर निर्भर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर जो है क्षेत्र का जो है तकनीकी विकास निर्भर करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपके समक्ष प्रस्तुत था। आगे जो हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, यानी जो है ऐतिहासिक सभ्यताएं कैसी थी। इसमें हम पूरा पाषाण युग के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना, अगला टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।